नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रपति की सलाह, लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हों, खर्चों में होगी कमी, आयोग करे पहल। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किच्छा विधानसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। सहसपुर से कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत कई नेताओं ने भरे पर्चे। अखिलेश यादव ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार को घेरा। धौरहरा में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में रैली। बीएसपी के स्टार प्रचारकों में मायावती समेत 20 नाम। और मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी के लिए बीजेपी ने राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। नगा पीपल्स फ्रंट ने कहा, बातचीत के बिना आंदोलन नहीं होगा वापस। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने से खर्च और व्यवस्था में होने वाली दिक्कतों को कम किया जा सकता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर प्रणब मुखर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों में सहमति बनाने के लिए पहल करनी चाहिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चुनाव आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों में सहमति बनाने पर जोर दिया। If political parties seriously agree on this issue with the help of the Election Commission, rather under the aegis of Election Commission, it may be possible, because it can remove lot of inconvenience, both in terms of expenditure and also in terms of management. राष्ट्रपति ने देश में चुनाव सुधार और शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर आयोग की तारीफ की। वहीं इस मुद्दे पर चुनाव आयोग कह चुका है कि इसके लिए 10,000 करोड़ के खर्च के साथ ही बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों और ईवीएम की जरूरत होगी। साथ ही इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। View has already been conveyed to Law Ministry as well as to Parliamentary panel that once the amendment in the Constitution are made through a process of political consensus, the Commission with certain additional resources can undertake the exercise of simultaneous election in future. समारोह में राष्ट्रपति ने कई चुनाव अधिकारियों को सम्मानित किया। सेमिनार में कई देशों के चुनाव अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपील की है कि 18 साल की उम्र होते ही खुद को मतदाता के तौर पर रजिस्टर कराकर चुनाव में हिस्सा जरूर लें। उन्होंने ट्वीट कर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि वो चुनाव आयोग को बधाई देते हैं और उनकी भूमिका को सलाम करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों को कहा कि चुनाव प्रजातंत्र का उत्सव है, ये लोगों की उम्मीदों को बताने का जरिया है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात है। 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और मतदाता दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुरादाबाद के प्रदर्शनी मैदान में इस मौके पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचायत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे स्कूली छात्र और छात्राओं ने लोगों से आगामी चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। अकबरपुर में आयोजित मतदाता दिवस कार्यक्रम में लोगों ने 117 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई। कार्यक्रम में शामिल छात्र छात्राओं ने लोगों से अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने की भी अपील की। इस मौके पर जागरूकता रथ भी निकाला गया। ये तो देखिए, नेशनल वोटर्स डे के दिन पे हमने प्रयास किया था कि जो 5 विधानसभा जनपद में पड़ती हैं, तो उनको सभी को सम्मिलित करते हुए सभी जुड़ी हुई लगभग 120-124 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाने का। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप सभी मीडिया के साथियों का, क्योंकि आप लोगों ने इतना इसका अच्छा प्रचार किया और इतना लोगों में जागरूकता दी कि ज्यादा से ज्यादा सहभागिता रही। और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में नामांकन का सिलसिला जारी है। बुधवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत कई बड़े नेताओं और कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन पत्र दाखिल किए। हरीश रावत इस बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लिए बुधवार बड़ा दिन था। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बतौर कांग्रेस उम्मीदवार पूरे लाव लश्कर के साथ
किच्छा से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरीश रावत ने सीट पर जीत का दावा किया और कहा कि वो सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए किच्छा से चुनावी मैदान में हैं। सांप्रदायिकता की ताकतें यहाँ चुनौती देने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने तय किया कि उनके मुकाबले में सीधे सीधे मैं आऊं, इसलिए मैंने यहाँ और हरिद्वार दोनों जगहों से लड़ने का फैसला किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार 20 की 20 सीटों में हम हरिद्वार और उधम सिंह नगर से विजयी हों। उधर विकासनगर की सहसपुर सीट से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने भी पर्चा दाखिल किया। किशोर उपाध्याय ने अपनी सीट के साथ ही प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। आज ये सौभाग्य का दिन है हम लोगों के लिए कि उत्तराखंड के सर्वोच्च जो नेता हैं, जिन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस को पल्लवित और पुष्पित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, किच्छा से हरीश रावत जी भी नामांकन कर रहे हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी। इसके अलावा प्रदेश में कई निर्दलीय और छोटी पार्टियों के उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किया। 25 साल से मैं समाज सेवा में हूँ, यही का प्रोडक्ट हूँ, यही मैंने पढ़ा लिखा है और सब कुछ मैंने देखा है, जिंदगी को बहुत करीब से देखा है यहाँ पे। और 25 साल में मैंने देखा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है। 16 साल हो चुके हैं राज्य को बने हुए। प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में घमासान मचा हुआ है। दोनों पार्टियों से नाराज कई नेताओं ने बतौर निर्दलीय मैदान में आकर पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित 40 स्टार प्रचारक प्रदेश में जनसभाएं करेंगे। लिस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और मथुरा से लोकसभा सांसद हेमा मालिनी का नाम बतौर स्टार प्रचारक शामिल है। और इस वक्त हमारे संवाददाता रामनगर से दिलीप खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दिलीप, हरीश रावत संभवतः पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 2 जगह से चुनावी मैदान में हैं। ऐसी सियासत कौन सी करवट ली है राज्य में ऐसी सियासत ने जो इस तरह के हरीश रावत को 2 जगह से लड़ना पड़ा? किस तरह की राजनीति इस वक्त वहां चल रही है? जी दीपक, इसको विपक्ष अभी मुद्दा भी बना रहा है कि हरीश रावत वाकई से पहले मुख्यमंत्री हैं जो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की जिन्होंने पहली बार शुरुआत की है। किच्छा से उन्होंने आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और हरिद्वार रूरल से वो आने वाले दिनों में जल्द ही नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। लेकिन दोनों पार्टियों की जो अभी पूरी राजनीति यहाँ पर उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, कांग्रेस लगातार इस बात को 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रही है। एक तो अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान अपनी उपलब्धियां गिना रही है, दूसरी वो बीजेपी पर लगातार आक्रामक होकर ये अटैक कर रही है कि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को जिताना किस लिए उम्मीदवारों को और मतदाताओं को यहाँ पर जरूरी है। हरीश रावत की किच्छा में जब नामांकन पत्र दाखिल करने गए तो उस समय उन्होंने बीजेपी पर यह भी कहा कि सांप्रदायिक पार्टी को और सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए मुझे 2 जगह से चुनाव लड़ने के लिए उतरना पड़ा। लेकिन आप देखेंगे कि उत्तराखंड में जिस तरह कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्र में राजनीति चल रही है, उसमें कांग्रेस से जो अलग होकर एक बड़ा गुट बीजेपी में शामिल हुआ है, उससे कांग्रेस खुद में नुकसान की भी एक उम्मीद लगा रही है और फायदे की भी। यानी कि दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं और फिलहाल ये मतदाता ही तय करेंगे कि वो किसके पक्ष में मतदान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप इस तमाम जानकारी के लिए। अब उत्तर प्रदेश चलते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी के धौरहरा, निघासन और कस्ता में चुनावी रैलियां की। धौरहरा में मुख्यमंत्री के मंच पर पहली बार कांग्रेस के नेता भी नजर आए। मुख्यमंत्री ने लोगों से कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन को पूर्ण बहुमत देने की अपील की। लखीमपुर में अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तंज कसते हुए जन विरोधी करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में अच्छे के बजाय बुरे दिन आ गए हैं। नोटबंदी को असफल बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अपना ही पैसा लेने के लिए लोगों को बैंकों की लाइन में लगना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इस कदम ने देश को पीछे धकेल दिया है। कोई पैसा काला सफेद नहीं होता, ये हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। आपने याद होगा या भूल गए होंगे आप, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सब काला धन है, क्योंकि किसी ने बता दिया होगा
कि जो ये पैसा जमा कराया जा रहा है इस पे तो सरकार को टैक्स ही नहीं मिल रहा है, आप अपने आप सफेद कर दे रहे हो और बाजार ठप हो गया, कारोबार रुक गया। और जो कारोबार रुका है उसका परिणाम हमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है, व्यापार करने वाले लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अच्छे दिन प्रदेश की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके शासनकाल में बीएसपी और बीजेपी के मुकाबले अपराध कम हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएसपी के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था। समाजवादियों की मदद करना, साइकिल वाली मदद करना, अब तो आपके साथ कांग्रेस पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है। दूसरे लोग तो प्रचार नहीं शुरू कर पा रहे हैं, अब वो सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसे जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि घोषणा पत्र आपका इतना अच्छा आ गया। और वो जानते हैं कि जो जो समाजवादी पार्टी के लोग कहेंगे वो जमीन पर उतारने का काम करेंगे, कम से कम ये लोगों के बीच में भरोसा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उनकी सरकार गरीबों की मदद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर रही है। इस फहरिस्त में बीएसपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार की कमान संभालेंगी। इसके अलावा पार्टी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सतीश चंद्र मिश्र, अशोक सिद्धार्थ, नौशाद अली, तिलक चंद्र अहिरवार समेत 20 लोगों के नामों की घोषणा की है। और इस वक्त अरविंद कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अरविंद जी, आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बड़े जोर शोर से नोटबंदी का मुद्दा उठाया और बार बार इसको उठा रहे हैं, केंद्र सरकार पर तंज कसे जा रहे हैं। कितना बड़ा चुनावी मुद्दा है इस बार नोटबंदी उत्तर प्रदेश के लिहाज से? देखिए दीपक, जहां तक नोटबंदी का मसला है तो ये जो 67 सीटें जो सेकंड चरण की हैं, दूसरे चरण की 11 जिलों में आती हैं, और उसके पहले जो पहला चरण जो आता है जिसमें 73 सीटें आती है 15 जिलों की, इनमें जहां से मैं कई जगहों पर घूम करके मैं आया हूँ, निश्चित तौर पर जो है वो चाहे ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, नोटबंदी एक बड़ा इशू बना हुआ है। और कई ऐसी जगह हैं जैसे खुर्जा को आप ले लीजिए, या जो है आप अलीगढ़ को ले लीजिए, या जो फिरोजाबाद के चूड़ी कारखाने हैं, इनमें से बड़ी संख्या में कारखाने बंद हो चुके हैं और उनका असर अभी भी बरकरार है, क्योंकि जो नोटबंदी के बाद जो एक लोगों ने उम्मीद की थी कि जो है स्थितियां सामान्य होंगी, अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई दीपक। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है और राजनीतिक दल जो है, खासतौर पर जो है दूसरे दल जो गैर भाजपाई दल हैं, वो इसे एक मुद्दा बना रहे हैं और भाजपा कोशिश कर रही है कि इसकी जगह दूसरे मुद्दों को सामने ले आए, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के राज में जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई उसे लेकर। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात पंजाब की। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने भटिंडा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य की अकाली बीजेपी सरकार को जो सरकार है वो लोगों का भरोसा खो चुकी है। अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि अकाली बीजेपी गठबंधन सरकार ने राज्य को 1,35,000 करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया है। सारी आमदन घट है और खर्चा ज्यादा है, 4,000 करोड़ रुपया। तो हम की कर रहे हैं, तनख्वाह दे दो, सरकारी जमीन बेच दो, बिल्डिंग बेच दो, गिरवी रख दो। मंडी बोर्ड जो मंडिया सारी सड़कों बना है, 7 साल का पैसा इन्होंने एडवांस ले लेता और गिरवी रखती मंडी बोर्ड। हस्पताल रखते गिरवी, सरकारी बिल्डिंग रखिया, सरकारी कॉलोनियां मटा के उठे प्लॉट करके प्लॉट बेचते, तनख्वाह देनी में कितनी देर चलूंगा काम। पंजाब में पुलिस ने अलग अलग वाहनों की चेकिंग के दौरान करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक जालंधर में चेकिंग के दौरान एक प्राइवेट गाड़ी में से 30 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। एक दूसरी गाड़ी से पुलिस को 1 करोड़ रुपए मिले। हालांकि ये राशि बैंक की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस नकदी को कब्जे में कर आयकर विभाग को सूचित कर चुकी है। चलते हैं गोवा। गोवा चुनाव में चर्च काफी अहम भूमिका निभाती रहती है, लेकिन इस बार चर्च से जुड़े लोगों ने फैसला किया है कि वो किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में वोट डालने के लिए नहीं कहेंगे। गोवा में चर्च से जुड़े लोगों ने तय किया है कि वो विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। चर्च लोगों को सिर्फ सही उम्मीदवार के लिए वोट डालने की सलाह देगा। The duty to vote. Everyone has to vote.
and to vote conscientiously for the right person, for the person who will really serve the interests of the population. We don't go for what party and which candidate to be voted for. In fact, there is no reference at all to any particular candidate or party. But it's only a call for the conscience and for the responsibility that one has to vote and to vote for the right person. अक्सर गोवा के गिरजाघरों में वोटिंग से जुड़े दिशा निर्देश सबके सामने पढ़कर सुनाए जाते हैं। हालांकि इसमें किसी उम्मीदवार या पार्टी का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन इसे लेकर बीजेपी एतराज जताती रही है। We are not against anybody, Muslim, Catholic, nobody. We are secular party. We are for the betterment of the Goa. Church influence नहीं करती। चर्च बताती है खाली अच्छे कैंडिडेट को जिता के लाना, यही उनका कहना है। Think that church will have any influence in this? Our church authorities has just hinted out that they should vote it out for a good candidate. That's all. I don't think they will interfere, and in personal opinion also, I feel church should not interfere. गोवा में करीब 35% आबादी ईसाई है। इन लोगों के बीच चर्च का अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में चर्च का ये कदम राजनीतिक विवादों से दूर रहने की कोशिश माना जा रहा है। रविंदर सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। गोवा के बाद अब मणिपुर। मणिपुर में जारी आर्थिक नाकेबंदी के लिए बीजेपी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। मणिपुर के पार्टी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्य की स्थिति को बेहद ही नाजुक बताया और मुख्यमंत्री इबोबी सिंह पर सियासी फायदे के लिए जनता में फूट डालने का आरोप लगाया। मणिपुर दौरे पर गए पार्टी महासचिव राम माधव ने भी मणिपुर में जारी आर्थिक नाकेबंदी के लिए कांग्रेस की आलोचना की। The whole problem is because of the utter selfishness and utter inefficiency of Chief Minister Ibobi Singh. Central government has extended all the required support to him, yet he says he is helpless in removing the blockade. We are giving him security forces. We are extending all other kinds of support to him. It's his internal matter of the state. He should act and remove the blockade. This he is not doing only because he has his eyes on the votes in the valley. मणिपुर में नगा पीपल्स फ्रंट की आर्थिक नाकेबंदी का असर चुनाव पर पड़ सकता है। एनपीएफ ने क्यों की है नाकेबंदी और इसे हटाने के लिए क्या है उनकी मांग, इसको लेकर हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने बात की एनपीएफ के महासचिव हुनरई खुई कशुंग से। जाते जाते आप एक खास बातचीत देखिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नगा लोगों की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है और हमारे साथ हैं हुनरई खुई कशुंग, जनरल सेक्रेटरी हैं नगा पीपल्स फ्रंट। डू यू थिंक दैट इलेक्शंस कैन टेक प्लेस इन दिस सिचुएशन? If the situation is not improved, I think it will disturb. So I don't think it will be a normal. Do you think that United National Council is going to disturb the election process also? Because till now they are just blocking the goods vehicles, not the army vehicles, not any civil vehicles. But in election process, will they stop the government vehicles also? That I cannot predict now, but if social situation is not improved, things can happen at any time. So it is a government's responsibility to finish up, to come to the conclusion of this blockade. If state government does not retract from its previous decision of dividing the state into 7 more districts, is it possible for UNC to take the blockade back? Whether they retract or that is another question, but negotiation is necessary, dialogue is necessary. But till today, say completing almost 2.5 months, but government did not initiate anything. It's very clear to you that all Nagas are with this blockade. They want that this blockade should be removed only when the government takes some decision on this issue. Yeah, this is sure, this is true that all Nagas support. Akhilesh Suman for Rajya Sabha Television with Sudhanshu in Manipur.